12 फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम तीसरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में किस प्रकार लिखते हैं। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को बताता है। उसको वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं हमने डिटेल में समझा था। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्ज दिए हुए हों, यानी आवेशों का कोई एक निकाय हो और आपसे बोला जाए कि उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर यानी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर उन सभी आवेशों के द्वारा कुल बल कितना लगेगा उसको कैलकुलेट कीजिए, तो उसको हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बता दूं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई निकाय का मतलब एक समूह से समझ लें, एक सिस्टम से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चौक है, तो चौक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसको हम बोल सकते हैं कणों का ये एक निकाय है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लास है, तो क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास को हम स्टूडेंट्स का निकाय यानी स्टूडेंट्स का सिस्टम बोल सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई निकाय अनेक कणों से मिलकर बना है, उनमें से किसी एक कण पर जो आवेश है उस पर लगने वाला जो कुल परिणामी वैद्युत बल है वो उन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल सा है, जैसे ये कोई कण है, इस पर परिणामी बल कितना होगा, तो जो सभी आवेश हैं उनके द्वारा जो बल लग रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐड कर दीजिए, तो आपको लगने वाला परिणामी बल मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म से यहाँ पर ये मतलब है अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनका परिणामी हम ऐड करके निकालेंगे, लेकिन अगर दो वेक्टर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी घटा के निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को बनाने की कोशिश की है। ये हमारा एक कोई निकाय है जिसमें n कण हैं और n कणों पर आवेश दिया हुआ है। ये पहला कण है जिस पर आवेश है Q1, ये दूसरा कण है जिस पर आवेश है Q2, ये तीसरा कण है इस पर आवेश है Q3। इसी प्रकार n कणों का एक निकाय है और ये nवां कण है, इस पर आवेश है Qn। देखिए यहाँ पर अब ये दूसरा आवेश भी पहले पर बल लगा रहा है इधर की ओर, उसको मैंने लिखा है, इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, मतलब पहले पर लगने वाला बल दूसरे के कारण। F12 वेक्टर का मतलब है पहले पर लगने वाला बल दूसरे के कारण। पहला चार्ज ये है, इस पर बल दूसरे के कारण इधर की ओर लग रहा है, तो देखो एरो ये। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष दूसरा इधर है, दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष, इसको पढ़ते हैं R21 वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष। इसी प्रकार ये तीसरा आवेश है, तो तीसरा आवेश जो पहले पर बल लगा रहा है उसको लिखा मैंने फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड, मतलब पहले पर लगने वाला बल तीसरे के कारण। पहले आवेश पर लगने वाला बल तीसरे आवेश कारण इधर लग रहा है, वो ये लिखा है। अब तीसरे आवेश की स्थिति को इस प्रकार लिखा है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति वेक्टर में तीसरे वेक्टर की स्थिति पहले के सापेक्ष, यानी तीसरे आवेश की स्थिति पहले के सापेक्ष, वो किधर है, बाईं ओर है, इधर की ओर, तो उसको ये लिखा है। इसी प्रकार ये nवां कण है, तो nवें कण के द्वारा पहले अब चार्ज पर जो बल लग रहा है उसको लिखा फोर्स ऑन वन ड्यू टू n, यानी पहले आवेश पर लगने वाला बल nवें आवेश के कारण। अब स्थिति की बात करें तो nवें कण की स्थिति पहले के सापेक्ष, nवां कण ये है, इसकी स्थिति पहले के सापेक्ष इधर की ओर है। तो यहाँ पर हमने दो वेक्टर यानी फोर्स और पोजीशन वेक्टर को दर्शाया इसमें। तो अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक निकाय, मतलब अगर कोई निकाय अनेक कणों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक कण पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उन सभी कणों के द्वारा जो बल लग रहा है उनके अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये पहला कण है, हम इस पर बल निकाल रहे हैं इन सभी आवेशों के कारण, तो इसकी वजह से वो, इसकी वजह से वो और इसकी वजह से वो, सबको हम जोड़ देंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग निकालना चाह रहे हैं फोर्स ऑन वन, मतलब पहले आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो बराबर होगा
इसको और इसको हम सभी को जोड़ देंगे। देखें यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, मतलब पहले पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, प्लस पहले पर लगने वाला बल तीसरे कारण, इसको भी ऐड कर देंगे, F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, ऐसे और भी होंगे तो nवें कण के लिए हम लोग लिख सकते हैं F1n और वेक्टर, मतलब पहले पर लगने वाला बल nवें के कारण, सबको ऐड कर दिया। अब दो बिंदु आवेशों के मध्य जो हम वैद्युत बल निकालते हैं वो निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम हमें परिमाण बताता है, परिमाण के साथ साथ बल हमारी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम डायरेक्शन यानी दिशा का भी यूज करेंगे। तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पर, तो यानी पहले आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर, यानी पहले और दूसरे आवेश के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू Q2 है, अपॉन बीच की डिस्टेंस ये R21, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो कूलाम का नियम लगा दिया, K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की जो दूरी है देख सकते हैं डायग्राम में, वो है आपकी R21 और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण, और परिमाण के साथ साथ हम इसकी दिशा लिखते हैं। अब दिशा बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पोजीशन के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर ये लिखेंगे R21 कैप। क्या लिखा ये? R21 कैप। इसको कैप या कैरेट पढ़ते हैं, तो ये पहले वाले के लिए लग गया। प्लस अब हम इसके लिए लगाएंगे कूलाम का नियम, ध्यान दें, F13 मतलब पहले और तीसरे के मध्य जो बल लगेगा, पहले और तीसरे आवेश के मध्य जो बल लगेगा कूलाम के नियम से, K या Q1 तो Q1 है, Q2 की वैल्यू है Q3, अपॉन बीच की जो दूरी है डिस्टेंस है वो R31 है। तो कूलाम का नियम लगाया, K Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R31, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण। अब परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा हम बताएंगे यूनिट वेक्टर से, तो इस पर हम कैप लगा देंगे, ये हो जाएगा R31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप, प्लस डॉट 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 प्लस। अब हम इस लास्ट वाले के लिए भी लगाएंगे, यानी Q1 की वैल्यू यहाँ पर Q1 है और Q2 की वैल्यू यहाँ पर Qn है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो Rn1 है। तो कूलाम नियम से हम लगा सकते हैं कि Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पर Qn है, अपॉन इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो Rn1, इसका स्क्वायर। ये तो इसका हो गया परिमाण, और इसकी हम दिशा लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर इस पे आ जाएगा Rn1 पर कैप। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कूलाम का नियम लगा दिया है। पहले अध्यारोपण के सिद्धांत में कूलाम के नियम से हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लगता है वो उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम देख सकते हैं अभी के सभी पदों में K कॉमन है, तो हमने K को बाहर कर दिया। गौर करें यहाँ पर, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू K को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा Q1 Q2, देखिए यहाँ बचेगा Q1 Q2 अपॉन ये लिखा हुआ है R21 स्क्वायर डॉट। यहाँ देखिए ये है R21 कैप, ये यूनिट वेक्टर है। आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यूनिट वेक्टर जैसे आई कैप को हम लोग लिख सकते हैं आई वेक्टर अपॉन आई, उसी बेस पर जे कैप को हम लोग लिख सकते हैं जे वेक्टर अपॉन जे, और उसी बेस पर अगर मैं आर दिया है तो आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। सिंपल सा है, वेक्टर अपॉन उसका मॉड, यानी सदिश और बट्टे उसका परिमाण, यानी किसी सदिश में अगर हम उसके परिमाण मॉड या मापांक से भाग देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश मिलता है। तो उसी आधार पर ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम बदल देंगे। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आपका R21 वेक्टर अपॉन R21। देखिए कैप का फॉर्मूला लगा दिया, वेक्टर अपॉन उसका मॉड, और प्लस देख सकते हैं यहाँ पर K तो बाहर निकल गया है कांस्टेंट में, K कांस्टेंट है जो उसको मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन में। यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ बचा है Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर डॉट। अब यहाँ भी लगा देंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, तो कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसका मॉड, तो इसी बेस पर यहाँ पर आ जाएगा R31 वेक्टर अपॉन R31 और प्लस डॉट 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 प्लस के यहाँ से कॉमन हो गया है, यहाँ बचेगा Q1 अपॉन Rn1 का स्क्वायर डॉट कैप यहाँ भी है, तो यूनिट वेक्टर का यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा Rn1 वेक्टर अपॉन Rn1।
अब आप ये देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे लिखा है r21 का स्क्वायर, यहाँ r21 है तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है तो यहाँ नीचे हो जाएगा r21 का क्यूब। उसी आधार पर यहाँ भी देखें, यहाँ r31 का स्क्वायर है, यहाँ r31 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। उसी बेस पर यहाँ भी rn1 का स्क्वायर है और यहाँ rn1 की पावर 1 है। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी बेस सेम होने पर पावर को हम ऐड कर देंगे तो हर में पावर 2 के बजाय इसको मिलाकर यहाँ पर हो जाएगी 3, यानी क्यू बन जाएगा। तो ये आएगा आपका देखें F1 वेक्टर इज इक्वल टू के, अंश में ये लिखा हुआ है Q1 Q2 अपॉन, इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं R21 का Q और डॉट यहाँ पे ये लिखा हुआ है R21 वेक्टर, इन दोनों को मिला दिया है और प्लस गौर करें Q1 Q3 अपॉन R31 2 और 1 यहाँ भी हो जाएगा Q और डॉट यहाँ है R31 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 QN, ध्यान से देखें Q1 QN अपॉन ये हो जाएगा RN1 2 और 1 यहाँ भी घात हो जाएगी 3 और डॉट RN1 वेक्टर। अब आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर है, फाइनल इसका आंसर है। देखें एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, वो हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कहीं लिखा है R12 वेक्टर, इसको हम कहते हैं स्थिति सदस्य पोजीशन वेक्टर। R12 वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। तो R12 वेक्टर को लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ध्यान दें R12 वेक्टर को लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये R1 लिखा हुआ है मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। उसी आधार पर हम इसको और इन सभी को बदल देंगे। देखें यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा मेरा इसके बाद F1 वेक्टर इज इक्वल टू, और हाँ के की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू होती है कूलम्ब्स कांस्टेंट की, के की वैल्यू पुट कर देंगे इधर तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, ध्यान देना Q1 Q2, यहाँ तो लिखा हुआ है Q1 Q2 अपॉन। अब देखो यहाँ R21 का Q है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यू। इसको ऐसे लिखा जा सकता है मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस पर इस तरह से पावर लगा देंगे और डॉट, यही काम हम यहाँ भी करेंगे। R21 वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पहले पद का काम हो गया प्लस अंश में देखो ये लिखा है Q1 Q3 अपॉन, यहाँ भी देखें R31 का Q है तो इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर की पावर 3 और डॉट, इसको भी देखो बदल सकते हैं R31 वेक्टर है तो मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो इसको लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये लिख दिया और प्लस डॉट 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 प्लस ये भी देखो लिखा हुआ है Q1 QN अपॉन, यहाँ भी देखें RN1 का Q है तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस RN वेक्टर की पावर 3, इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस RN वेक्टर की होल पावर 3 डॉट, यहाँ भी देखें RN1 वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला, उसी आधार पर यहाँ भी हो गया R1 वेक्टर माइनस RN वेक्टर। तो इसको हमने पूरी तरह से सदिश रूप में यानी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। आप देख सकते हैं इसका आंसर हमने पूरी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है और इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है। कई बार इसको हम सिग्मा यानी सिग्मा की फॉर्म में यानी समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो ही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखना यहाँ हमने लगाया सिग्मा, अगर आपको अलजेब्रा की थोड़ी समझ है तो समेशन सिग्मा उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस पूरे पद को हम छोटी सी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी डिटेल को सिग्मा क्या करता है छोटे से पार्ट में सूक्ष्म में लिख देता है, छोटे से पार्ट में। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये है, यहाँ देखें ये है Q1। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हम I में लिखते हैं। अब आप देखिए I की जो स्टार्टिंग हो रही है वो 2 से हो रही है, 2 से हो रही है चार्ज की वैल्यू, यानी हम दूसरे से पहले पर चार्ज निकाल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं N तक, यानी स्टार्टिंग हम दूसरे से कर रहे हैं और आखिरी कहाँ पर जा रही है N तक। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं
आई इजुकल टू 2, यानी आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एन तक, यानी स्टार्टिंग 2 से जा रही है और कहाँ तक जा रही है, एन तक। अब इसको देखिए, पहले है मेरा Q1, तो Q1 मतलब पहले पे तो निकाल रहे हैं, डॉट। अब Q2, अब इसकी जगह पे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं QI, आई की वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक जा रही है, एन तक, कवर हो गया ऊपर, अपॉन, इधर देखें गौर से, मॉड R1 वेक्टर माइनस, अब देखो ये R2 वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं RI कैप, RI वेक्टर और इसका होल क्यूब, और डॉट, उसी आधार पर इसको भी लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, RI वेक्टर। तो इसको हमने पूरी तरह से सिग्मा में लिख दिया है। अब देखें यहाँ पर हमें आई यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं। तो आई की वैल्यू 2 से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ तक जा रही है, एन तक, 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एन तक। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।